फिर से एक और एग्ज़ाम आ गया है सवालों के घेरे में। उसका सिलेक्शन प्रोसेस आ गया है सवालों के घेरे में। इस बार बारी है यूपीएससी की। यूपी का आरओ का पेपर लीक मामला हो, नीट की कंट्रोवर्सी हो और उसी रो में यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस ही इसी रो में कटघरे में आ गया है। ये वही यूपीएससी है जो इस कंट्री का, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ होती है, नींव होते हैं। वो एग्ज़ाम भी आज सवालों के घेरे में खड़ा है और इसका रीज़न बनी है पूजा खेड़कर, महाराष्ट्र कैडर को बिलोंग करने वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने पुणे की ही श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। ये मामला शुरू होता है 3 जुलाई 2024 को, जब ट्रेनी आईएएस पूजा असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर ज्वाइन करने पहुंचती हैं पुणे में अपनी पोस्टिंग पर। यहाँ पर वो अपनी ऑडी कार में पहुंचती हैं और इस ऑडी कार में लाल बत्ती लगी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लाल बत्ती लगाना एक ब्यूरोक्रेट को अलाउड ही नहीं है, और वो भी एक प्राइवेट कार में लाल बत्ती और हूटर लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसे तैसे करके पूजा अपनी पोस्टिंग पर पहुंचती हैं और वहाँ पर पोस्टिंग पर पहुंचते ही वो हंगामा मचा देती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अपना केबिन नहीं पसंद आता है, उनको अपना चैम्बर नहीं पसंद आता है, उन्हें कहाँ बैठना है, उन्हें क्या फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको पसंद नहीं आता है। वहाँ पर अपने विजिटिंग कार्ड की डिमांड करती हैं, वो अपने लेटर हेड की डिमांड करती हैं, स्टैम्प उनके नाम का डिमांड करती हैं। इसके अलावा वो उनके साथ एक असिस्टेंट की डिमांड करती है, एक ऑर्डरली की डिमांड करती हैं जो उनके साथ हमेशा रहे। तो ये सारी डिमांड वो करती हैं, ट्रेनी आईएएस को नहीं प्रोवाइड की जाती है। लेटर ऑन तो उनको ये फैसिलिटी मिलनी ही होती है, बट एज ए ट्रेनी आईएएस ये नहीं प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर पूजा पुणे पहुँचती हैं अपनी पोस्टिंग पर एज असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पर इन सब डिमांड के साथ पूजा खेड़कर एडिशनल कमिश्नर जो वहाँ पर उनके सीनियर थे उनके ऑफिस में पहुँचती हैं और वहाँ के सारे फर्नीचर, जो कुर्सियाँ, जो सोफे, जो भी टेबल थे, उसको उस रूम से बाहर निकाल देती हैं। वो उस ऑफिस को अपना सेटअप बनाना चाहती है, मतलब वो चाहती थी कि वो उस ऑफिस में बैठे, जबकि वो उनके सीनियर का ऑफिस था। और वहाँ पर जब वो ज्वाइन करने पहुँची होती हैं उस समय उनके सीनियर ऑफिसर वहाँ मौजूद नहीं थे। के स्टाफ को इस बारे में पता चलता है तो उस एडिशनल कमिश्नर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। एडिशनल कमिश्नर इसकी शिकायत अपने सीनियर से मुंबई में करते हैं और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक ट्रेनी आईएएस का इस तरह से बिहेव करना बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। अब यहीं से पूजा खेड़कर सुर्खियों में आ जाती है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी आईएएस है जिसने आते ही अपनी पहली पोस्टिंग पर अपने सीनियर से ना डरते हुए इस तरह की एक्टिविटी की है। अगर छोटी से छोटी पहली जॉब पर अगर आप जाते हो और जॉब का आपका पहला दिन है, तो क्या आप इस तरह का बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान कर सकता है? वो भी आईएएस जैसी पोस्ट पर अपने ही सीनियर वेल स्टैब्लिश ऑफिसर के साथ इस तरह से बिहेव करना बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहूँगी, दबंग बिहेवियर यहाँ पर उन्होंने वो शो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पूजा खेड़कर की हिस्ट्री की। आखिरकार उनकी हिस्ट्री रही क्या है? पूजा खेड़कर ने साल 2022 में 841 रैंक लेकर के अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर किया। यहाँ पर उन्होंने ये एग्ज़ाम नॉन क्रीमी लेयर और मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब एक तो विजुअल डिसेबिलिटी, उनका विजन क्लियर नहीं है, और इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब कि चीज़ें वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकती हैं। ये दोनों डिसेबिलिटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के चलते यहाँ पर उन्होंने अपने यूपीएससी के इस एग्ज़ाम में अपनी जगह बनाई है, अपनी मेरिट में अपनी जगह बनाई। लेकिन जब पूजा खेड़कर ने अपनी पहली पोस्टिंग, अपनी पहली ज्वाइनिंग पर जब इस तरह का कारनामा अंजाम दे दिया, तब यहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन होने लगी। ये पता किया जाने लगा कि आखिरकार ये दबंग लेडी कौन है, इतनी हिम्मत वाली लेडी कौन है जो अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ अपनी पहली पोस्टिंग पे इस तरह का पंगा ले रही है।
यहाँ पर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये पता चला कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके फादर एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनके ग्रैंडफादर भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अब इनके फादर ने जो रीसेंट लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें पार्टिसिपेट भी किया। यहाँ पर जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोजर में उन्होंने बताया कि उनके पास 40 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर इनके अलग अलग फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, कारें हैं, ज्वेलरी है, घड़ियाँ हैं, उनकी अलग अलग कीमत, और यहाँ पर उनकी कीमत लगाई गई 40 करोड़, जो उनकी वाइट मनी वो बताते हैं ऑन पेपर। अब ये तो ऑन पेपर प्रॉपर्टी वो बता रहे हैं, अब इसके अलावा कितनी ऑफ पेपर प्रॉपर्टी उनके पास होगी इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर खेड़कर ने भी अपनी प्रॉपर्टी अच्छी खासी करीब 22 करोड़ की वो मालकिन है। उसी तरह से उनके पास भी अलग अलग फ्लैट्स है, अलग अलग बंगलों हैं, गाड़ियां हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर के उन्होंने अपनी इनकम 22 करोड़ की बताई है। और इनके फादर की इतनी ज़्यादा इनकम है तो कैसे उनको नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का बेनिफिट मिला और कैसे उनको सर्टिफिकेट मिला? क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आने के लिए फैमिली की कंप्लीट इनकम 8 लाख होनी चाहिए एनुअल, जो कि करीब 60,000 के पड़ती है मंथली। तो यहाँ पर तो इनकी संपत्ति उससे कहीं ज़्यादा है, कहाँ 8 लाख रुपए और कहाँ 40 करोड़ 22 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट तो वैसे भी इनवैलिड हो जाता है, जिस सर्टिफिकेट के थ्रू पूजा खेड़कर ने अपनी यूपीएससी में जगह बनाई। इसके अलावा अगर फिजिकल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करें, जो विजुअल डिसेबिलिटी की बात ये कर रही हैं, उसके सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि इनको मल्टीपल टाइम्स कि यूपीएससी का जब भी एग्ज़ाम होता है तो इन सारे सर्टिफिकेट्स की जो फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए सबमिट किए जाते हैं, इनको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट मतलब यूपीएससी एम्स पर बिलीव करती है। एम्स में ही ये सारा प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर काफ़ी लेंदी होता है, 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। अब जब यहाँ से यूपीएससी की तरफ से इनको इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए एम्स में जाने के लिए एक डेट दी गई, वो डेट थी 22 अप्रैल 2022। 22 अप्रैल 2022 में इनको एम्स से बुलाया गया। ये एम्स में नहीं पहुंची। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि कोविड की वजह से इन हॉस्पिटल्स में जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, मतलब मेरी हेल्थ को खतरा है, इस वजह से मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकती। एम्स में कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इनको डेट दी गई 26 मई 2022 की, ये वहाँ नहीं पहुंची। फिर इनको डेट दी गई 1 जुलाई 2022 की, ये वहाँ फिर भी नहीं पहुंची। के बाद भी 26 अगस्त 2022 को फिर से इन्हें बुलाया गया एम्स में इनकी डिसेबिलिटी के चेकअप के लिए, लेकिन ये वहाँ फिर भी नहीं पहुँचती हैं। बाद भी 2 अटेम्प्ट और किए गए ताकि पूजा खेड़कर को एम्स में उनकी डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए बुलाया जा सके। पूजा खेड़कर वहाँ नहीं पहुँचती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के प्रोसेस में, इस पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस में, इस पूरे वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको सम्मन कर लिया गया है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए एम्स में, और अगर आप वहां नहीं पहुंचते हो तो उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पूजा खेड़कर का कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया गया। पूजा खेड़कर कम से कम 6 से 7 बार सम्मन करने के बाद भी एम्स में नहीं पहुंचती हैं। उनका कैंडिडेचर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसे कैंसिल नहीं किया जाता है। क्या रीज़न है किसी को नहीं पता। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसके बाद पूजा खेड़कर कहीं और से ये अपना विजुअली डिसेबल होने का सर्टिफिकेट ला करके यूपीएससी में सबमिट कर देती हैं और ये कहती हैं कि यही मेरी डिसेबिलिटी का प्रूफ है। अब जब ये सर्टिफिकेट यूपीएससी में पहुंचता है, यूपीएससी इसको लेकर के पहुंचता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जिसको कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे मसले जो भी ब्यूरोक्रेसी से लेकर के मसले होते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सिलेक्शन, प्रोसीजर, उनको टैकल करता है। तब यहाँ पर कैट ने उनके इस खुद से दिए गए सर्टिफिकेट को मानने से मना कर दिया और यहाँ पर किसी को ये कहा कि इनका कैंडिडेचर बिल्कुल भी इनवैलिड है और इसको कैंसिल किया जाता है। तब यहाँ पर कैट और यूपीएससी ने बिल्कुल भी इनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और सामने निकल कर आती है, इसको कहा जाता है डीओपीटी। डीओपीटी एक बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल बॉडी मानी जाती है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मिनिस्ट्री में जो भी डेपुटेशन या जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें DOPT का ही देखना ये काम है कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेजर्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं, किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं हो रही। DOPT को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर DOPT UPSC और कैट के डिसीजन को पीछे छोड़ते हुए अपॉइंटमेंट लेटर पूजा खेड़कर को इशू कर देती है और उन्हें पुणे के असिस्टेंट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट लेटर दे देती है। उनके उस सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट कर लेती है जो उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को प्रूव करने के लिए खुद से कहीं बनवा कर लाके दिया है। आप इस मामले की सीरियसनेस को समझ रहे हो कि इस तरह से तो कोई भी कहीं से भी सर्टिफिकेट ला करके UPSC में सबमिट कर सकता है और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है, मगर क्या एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ऐसा पॉसिबल है? अगर जब भी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी, जो भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडी है वो सीख करती है या फिर कोई प्राइवेट रिक्रूटमेंट बॉडी भी सीख करती है, तो वो हमेशा गवर्नमेंट आइडेंटिटी या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की ही डिमांड करती है। गजटेड ऑफिसर से ही अटेस्टेड पेपर्स वैलिड माने जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे इस सर्टिफिकेट को, जिसका कोई वैलिडिटी नहीं था, UPSC ने और कैट ने दोनों ने ही इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। DOPT ने कैसे अचानक से इसे एक्सेप्ट कर लिया? ऐसा था जो पूजा खेड़कर के पीछे खड़ा था और कौन वो शख्स था? या DOPT के ही डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल था ने इस कारनामे को अंजाम दिया? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2019 और साल 2021 में भी पूजा खेड़कर ये एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन वहां पर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर भी शायद वही सिस्टम हुआ हो, एम्स में उनको कॉल किया गया हो और या फिर एम्स में उनको रिजेक्ट कर दिया या फिर वहाँ वो पहुंची नहीं, इस वजह से उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर एक बहुत ही रसूखदार फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके फादर के पास बहुत सी ज़मीनें हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी है। फादर भी इनके क्योंकि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, इनकी पोस्टिंग पर, इनकी पहली पोस्टिंग पर इनकी ज्वाइनिंग के लिए इनके फादर इनके साथ गए हुए थे और वहाँ के स्टाफ से वो मिसबिहेव भी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि तुम वो कभी नहीं बन सकते जो मेरी बेटी बनी है, उसको ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पर एक रीसेंट वीडियो जो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का वायरल हो रहा है, इसमें वो अपनी पिस्टल को फ्लॉन्ट करते हुए एक किसान से बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वो क्या बहस है और किस तरह की बात वो कर रही हैं यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वो इसमें अपनी पिस्टल को फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी रसूखदार फैमिली से आती है पूजा खेड़कर, वही उन्होंने अब आकर के अपनी पोस्टिंग पर प्रूफ किया। इसके अलावा जाने वाली बात ये भी है कि जब उनको DOPT ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, उनको 3 जुलाई को ज्वाइन करना था, उसके पहले ही वो पुणे के उस कमिश्नर ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे उनको व्हाट्सएप मैसेज किया था और उसमें ये बोला था कि इस डेट को ज्वाइन करने वाली हूँ, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और मुझे घर मिलना चाहिए, मुझे एक असिस्टेंट मिलना चाहिए, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड की। एक बार तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज ने उनसे ये कहा कि ये ट्रेनी IAS को ये सारी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। पूजा खेड़कर ने उनको कॉल भी किया और थोड़ा रूडली भी वहाँ पर उनसे बिहेव किया। खेड़कर अभी भी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे वाशी में अपॉइंट की गई हैं। उनको वहाँ पुणे से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनके लिए कमेटी को सेटअप किया गया है, लेकिन उन्हें अभी भी ड्यूटी से ऑफ नहीं किया गया, उन्हें सस्पेंड तक नहीं किया गया है। यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए अगर कि पूजा खेड़कर का OBC का सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट सच भी प्रूव हो जाता है, वो इसको प्रूव कर लेती है कि ये सच में वो डिसेबल है और OBC नॉन क्रीमी लेयर में भी आती है और मेरिट लिस्ट में वो जगह बना पाई है, तो क्या पूजा खेड़कर सचमुच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इतनी बड़ी एक IAS की पोस्ट पर बैठने के लायक बिहेवियर रखती हैं? उनका अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ इतना रैश बिहेवियर है, तो जो कॉमन पब्लिक है जो उनके पास पहुंचेगी या फिर उनके पास अपनी शिकायत या फरियाद लेकर पहुंचेगी,
क्या वो उनके साथ जस्टिस कर पाएंगी? इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप जब एक आईएएस बनते हो तो आपके ऊपर सिर्फ आपके हाथ में पावर नहीं रहती, आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। उन सब लोगों की जिम्मेदारियां जो अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम के लिए आपकी तरफ देखते हैं, कोई अपने घर के लिए, कोई अपनी खेत के लिए, कोई अपनी लाइवलीहुड के लिए, और भी तरह की चीज़ें हैं एक कॉमन इंसान के हाथों में, क्योंकि ये एक लिंक होते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये उन नीडी लोगों की बात सुन पाएंगी या उनके साथ रैशनल बिहेव कर पाएंगी? क्या गारंटी है कि ये उससे भी ज़्यादा ख़राब और रूड बिहेवियर पब्लिक के साथ नहीं करेंगे जब उन्होंने ये सब कुछ अपने एक सीनियर ऑफिशियल के साथ कर दिया? क्यों? क्योंकि वो एक रसूखदार फैमिली से आती हैं, एक वेल टू डू फैमिली से आती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक ओबीसी कैंडिडेट है या फिर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है। प्रॉब्लम ये है कि एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कुछ एथिक्स को भी फॉलो करना होता है। एम्पैथी और सिंपैथी जैसी क्वालिटीज का भी होना जरूरी होता है। इसीलिए यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स का भी रखा जाता है। यहाँ पर एथिक्स के भी एग्जाम लिए जाते हैं। अगर एथिक्स की जरूरत इस सर्विसेज में नहीं होती तो क्या यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट कराती? लेकिन यहाँ पर तो एथिक्स के पेपर में पूजा प्रैक्टिकली बिल्कुल ही फेल हो गई। कॉमन पब्लिक की बात सुनेंगी जो कि अपने सीनियर ऑफिशियल्स को ही कुछ नहीं समझ रहा। और पूजा खेड़कर को ना सिर्फ पनिश किया जाना चाहिए बल्कि उनके कैंडिडेचर को ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसे ब्यूरोक्रेट हमारे देश को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक ऐसा ब्यूरोक्रेट चाहिए जो हमारी कॉमन पब्लिक की प्रॉब्लम को सुन सके। इस देश में 4 से 5 हज़ार आईएएस ऑफिसर हैं और बहुत से ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो एक एग्जाम्पल है, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट किया है और वहाँ पर उनकी पब्लिक उनको बहुत ज़्यादा प्रेज भी करती है। वहीं पर पूजा खेड़कर जैसे आईएएस ऑफिसर जो कि हिंदुस्तान की स्टील फ्रेम कहलाते हैं, कैसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे? क्या ये यहाँ की पब्लिक के साथ न्याय है और क्या ये उन कैंडिडेट्स के साथ न्याय है? यूपीएससी जैसे एग्जाम को अपनी पूरी जिंदगी देते हैं, पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं, फिर भी 1 मार्क या 2 मार्क या आधे मार्क से भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। शायद ये सीट उस एक ऐसे फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट को मिल सकती थी जो कि अपने जैसे ही कैंडिडेट्स के एम्पैथी रखता या फिर अपने जैसी पब्लिक से एम्पैथी रखता, उनके लिए कुछ नया करता और उनके लिए कुछ अच्छा करने की